सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बस हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपने मन को जीत सकें। हमारा मन तभी खुश रह सकता है जब वो स्वस्थ हो, और मन स्वस्थ तभी होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो हम अपने लाइफ स्टाइल को सही रखें, अपने लिए भी और अपनी प्रकृति के संतुलन के लिए भी। प्राकृतिक संतुलन से ही हमारी जलवायु संतुलित रहेगी, मौसम सही तरीके से अपना कार्य कर पाएगा। मौसम का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है और इसे संतुलित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने बात की आंचलिक कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र मुरैना के डॉक्टर हरवेंद्र सिंह से। आइए सुनते हैं। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं मौसम विज्ञानी डॉक्टर हरवेंद्र सिंह। आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। आप मौसम विज्ञानी और अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमारे श्रोताओं को पहले बताइए, फिर हम आपसे और बातें करते हैं मौसम के बारे में। मेरा श्रोताओं को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मेरा नाम डॉक्टर हरवेंद्र सिंह, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ मौसम के बारे में। जैसा कि अभी मौसम का हाल चल रहा है, तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्षा कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है, उसके बारे में। तो अपने यहाँ मौसम की दो तरह की वर्षा होती है। जो मानसून होते हैं, दो तरह के मानसून होते हैं। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून जी। तो अपने यहाँ की वर्षा होती है वो होती है साउथ वेस्ट मानसून से। और साउथ वेस्ट मानसून कैसे बनता है इसका भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और काफी ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल की वर्षा हो रही है तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो रही है, पेचों में हो रही है, और पूरे क्षेत्रों में कहीं लगातार वर्षा नहीं। पहले चाहे साढ़े 8 से 10 साल 15 साल पहले जब वर्षा होती थी काफी बड़ी एरिया में होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है। बदलाव के भी कई कारण है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मानसून बनता है तो जब हमारे टेम्परेचर तापमान अधिक होता है, लगभग जो अपने चंबल संभाग में तो लगभग 43-48 तो मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम टेम्परेचर पहुंच जाता है जी। और उस साइड में टेम्परेचर कम होता है, तो उधर की जो गर्म हवाएं वो ठंडी हवाएं हैं और हमारे यहाँ की गर्म हवाएं होती है। हमेशा ठंडी हवा जो है गर्म हवा की तरफ आकर्षित होती है और उनके साथ उनके मानसून बनता हुआ चला आता है। ठीक। और कई बार ये तो होता है कि मानसून लेट भी हो जाता है। लेट कैसे हो जाता है, हमने बताया कि हम देखते हैं तो उसकी स्पीड क्या है। उसकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है तो हम बताएंगे ग्वालियर तक पहुंचने में उसको इतना समय लगेगा उसके हिसाब से। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर अपने यहाँ कम हो गया और उधर का थोड़ा सा अप हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर वो उसकी स्पीड है, जो गति है, उसमें कमी आ जाती है। अच्छा। और फिर लोग कहते हैं कि बरसात मौसम वाले तो इस डेट को, इस तारीख को वर्षा बता रहे थे, वो अब इसको नहीं हुई, इसको हो रही है। तो ये कारण, कई प्रकार के कारण होते हैं और लोकल फैक्टर होते हैं जिनको कि क्या है कि अपने यहाँ हल्की वर्षा होगी, ये लोकल फैक्टर हो जाता है यहाँ का। कम दबाव का क्षेत्र जैसे अपने यहाँ बन गया बाई चांस, तो वेस्टर्न डिस्टर्ब बोलते हैं उसको। अच्छा। तो वेस्टर्न डिस्टर्ब की वजह से कभी कभी अपने यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, तो मानसून की गति में कमी आ जाती है। वैसे मुख्य रूप से अगर मैं बताना चाहूँ कि मानसून जो है अपने यहाँ जो लगातार आप सुन रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। और इसमें शायद मौसम में एक तो होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट, मतलब जलवायु और मौसम। ठीक। तो जो अभी तुरंत की परिस्थितियां हैं उनको तो हम वेदर बोलते हैं, और जो लंबी परिस्थितियां अगर ऐसी बनती आती तो क्लाइमेट बन जाता है उस क्षेत्र का। कम से कम 30-40 तक उसी तरह का बदलाव होता रहेगा तो वो वहां तक क्लाइमेट हो जाएगा। तो अभी जो अपने आप वर्षा की कमी का कारण क्या है कि हम लोग जो है सभी लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। तो पेड़ पौधों का होना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है।
अब क्या हो रहा है कि दिन रात पेड़ पौधों की कटाई चल रही है, दोहन चल रहा है, मकान बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, रोड निर्माण हो रहा है और एसी लग रहे हैं, वाहन की लंबू बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है कि ये जो जितनी भी चीजें बढ़ रही है इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण बढ़ रहा है, क्षेत्रफल भी घट रहा है, जो जंगलों का क्षेत्रफल है वो भी घट रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है। तो उसके जितना पेड़ कट रहे हैं उतना हम जो पेड़ लगा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जो भी प्रदूषण होता है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, तो इसको जो है कहाँ जाएगा, ये वायुमंडल में फैलेगा। अगर ये वायुमंडल में फैलेगा तो वायुमंडल में इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला कौन है? केवल पेड़ पौधे। ठीक है। जितनी पेड़ पौधे हमारे पास ज्यादा होंगे तो उनकी क्षमता ज्यादा होगी। अब पेड़ पौधों की जितनी क्षमता है उतना अपना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वायुमंडल में जितना आ सकता है वायुमंडल सही आता है। और एक दूसरा स्रोत है आपका समुद्र। समुद्र भी काफी मात्रा में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके CO2 बना के अपना H2O बना के पानी बन जाता है। जितनी क्षमता उसकी है तो वो अपना कार्बन शोषण कर लेता है। तो उससे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे हजारों साल बाद जो इफेक्ट दिखाई देंगे, इफेक्ट जो है उसका जो जल स्तर है धीरे धीरे समुद्र का बढ़ रहा है। और वायुमंडल में जो आपकी जो प्रदूषण फैला हुआ है इसकी वजह से अपनी ओजोन पर कमजोर हो रही है। अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो ये लगातार ऐसे ही चलता रहेगा, तो ओजोन परत कमजोर होगी तो उसकी सूर्य की जो किरणें है वो सीधे जमीन पे आएंगी, तो फिर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो लगातार टेम्परेचर में वृद्धि होगी। तो इस तरह की बदलाव होने के कारण अपने मौसम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा है, इस तरह से होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, वो सब डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, कम से कम प्रदूषण करें, और जनसंख्या का भी दबाव बहुत है, तो इसके लिए हम पेड़ पौधों को लगाएं। साथ ही वर्षा जल जो है अपने पीने का पानी की लगभग 3-4% पानी पीने का है, बाकी पूरा पानी जो है पीने लायक ही नहीं है। तो हमें जो है वर्षा के समय में वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। जगह जगह जैसे मकान बनाते हैं, कॉलोनियां बनाते हैं, तो उसमें जो गटरों का पानी है तो उसको कहीं करके उसको जमीन में जाना चाहिए, और इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं पीने के पानी का। और वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं आप? जी, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार जल स्तर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। और वर्षा का हमारे हाथ में नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, केवल अपने पास इतना ही साधन है कि हम कम से कम प्रदूषण या जो चीजें हैं उनको कम करें और सिस्टमेटिक तरीके से चलें। और साथ ही पेड़ पौधों का जितना हो पेड़ पौधे लगाएं, और पेड़ पौधे जहाँ अच्छी मात्रा में होंगे, सही होंगे, तो अपने आप ये वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन भी और ये सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। तो हम लोगों को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और कम से कम प्रदूषण और दूषित करें। इस तरह से हम जो है समय से करा सकते हैं। जैसे मौसम और अभी जो जैसे दिक्कत चल रहा है, कई टुकड़ों में क्षेत्रों में जो आपकी वर्षा हो रही है, तो इस वर्षा से हम मौसम विभाग वाले भी कर रहे हैं। जैसे किसानों की बात करें तो टुकड़ों वर्षा हो रही है, तो उसमें अब तक हम जिले लेवल की चीजें बातें करते थे, तो अब हम ब्लॉक स्तर पर अपना सेंटर खोलने जा रहे हैं। अब ब्लॉक स्तर के बाद गाँव से हम वर्षा का बुक बनाएंगे, कहाँ कितनी वर्षा हो रही है, उसके हिसाब से हम दूसरे का तैयार करेंगे। तो उसके लिए काम चल रहा है, क्योंकि वर्षा का जो क्षेत्रफल है कम हो गया है। पहले 100 किलोमीटर की रेंज में हो जाता था, तो वो अब 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में भी अंतर दिख जाता है, यहाँ वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है। चीजों के लिए चल रहा है, तो किसानों के लिए ये विशेष बढ़िया रहेगा। अभी हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर से डेटा लेना शुरू कर दिया गया है, इस पर भी काम चल रहा है। बहुत विस्तार से आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। हरवीन जी, मैं एक बात आपसे और जानना चाह रही थी कि ये मौसम के बारे में आपके पास ऐसा वो कौन सा स्रोत है, कैसे आप लोग बता पाते हैं? अब जैसे हमारा सेंटर है तो हमारे पास ऑब्जर्वेटरी मौसम वेधशाला होती है, तो हमारे पास 2 तरह की वेधशाला है, एक तो ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है। अब क्या है कि हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ हुआ, ग्वालियर हुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारी वेधशाला लगी हुई है, यहाँ से सीधा डेटा सैटेलाइट द्वारा पुणे पहुँचता है। पुणे हमारा सुपर कंप्यूटर है और सैटेलाइट वगैरह लगी हुई है वायुमंडल में, तो वहाँ का सबका आकलन हमारे पुणे में होता है। जो मेट्रोलॉजी सेंटर भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे है,
होता है, वहाँ पे हमारे पास फोरकास्ट आता है। हमारे यहाँ के मौसम के आधार पर वहाँ पे हमारे पास फोरकास्ट आता है, और सैटेलाइट और प्लस अपने ये लोकल जो वेधशाला लगी है, इनका पूरा डेटा उनके पास पहुंच जाता है, उससे वो कंप्यूटर से लिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सुपर कंप्यूटर केवल एक ही है भारत में, पुणे में है। कई बार तो ऐसा होता है कि अभी आपने टुकड़ों में बारिश की बात की, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी एक जगह पानी बरस रहा है और शहर में दूसरी जगह नहीं बरस रहा है, तो ये स्थिति, ये विचित्र सी स्थिति, ऐसा कैसे हो जाता है? इसको मैं बताऊंगा आपको। ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जो यह कहें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग है। और जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है कि ये पेड़ पौधों का कटना, विशेष रूप से प्रदूषण का बढ़ना, ये सब चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो उसकी वजह से ये इस तरह के ये दिखाई दे रहा है। तो उसके कारण ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। और हमें जहाँ तक हो सके, श्रोता करके सभी से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, कम से कम जंगलों को काटें, तो उसके हम कर सकते हैं। और पेड़ पौधों के अलावा इसका बहुत आसान तरीका केवल पेड़ पौधे हैं। बहुत अच्छी, बहुत सरल बात तरीके से आपने बताया कि इन सब स्थितियों को सही, मतलब हम अपनी जलवायु को सही रख सकें, और जब हम पेड़ पौधे बचाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, और तभी हम अपनी जलवायु को भी सही रख पाएंगे, हमारा मौसम सही तरीके से चल पाएगा और बारिश भी अच्छी हो पाएगी, है ना? क्योंकि मौसम का ऐसा है, इसके लिए हम कोई भी वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो अपने तरीके से चलेगा, लेकिन हम इसको कितना हेल्प कर सकते हैं, कितनी इसकी सहायता कर सकते हैं, तब ये अपने आप सही होगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक कुछ कर रहे हैं तो उससे पूरे में बंटवारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो जाए, इस तरह से नहीं होगा। इसको तो तरीके से चलना पड़ेगा, धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है तो धीरे धीरे हो रहा है। उसमें अगर सुधार लाना है तो हमें अभी से जागृत होना होगा, तो अभी से उसे सुधार की प्रक्रिया की तरफ जाते हुए पेड़ पौधे आपको लगाएं, प्रदूषण वगैरह कम कर दें जहाँ तक संभव हो, और तो हम फिर आगे चल के 10-20 साल बाद इसको कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर हरविंद्र सिंह, मौसम विज्ञानी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझा दिया कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे तभी सुखी रहेंगे। अच्छी जानकारी देने के लिए आपको आकाशवाणी की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी के साथ श्रोताओं का आत्मीय रिश्ता होता है। सभी प्रसारण कर्मी अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने श्रोताओं के लिए प्रोग्राम तैयार करते हैं। श्रोताओं, निश्चित जानिए कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आएं, आप खुश रहें। अपने इसी कार्यक्रम में, यानी कोविड-19 के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जो कार्यक्रम मन में है विश्वास। अपने इसी कार्यक्रम में हमने अपने कई प्रसारण कर्मियों से आपकी मुलाकात करवाई है, और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सेवानिवृत्त हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री देवेंद्र नाथ सक्सेना जी से। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ प्रसारण कर्मी सेवानिवृत्त श्री देवेंद्र नाथ सक्सेना जी। सक्सेना जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से जो आपका अपना स्टेशन रहा है, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। मैं सभी श्रोताओं को देवेंद्र सक्सेना को नमस्कार कहना चाहूँगा जी। जो मेरे श्रोता थे वो मेरे को से सुन पा रहे हैं आज आपके माध्यम से। बोलिए कल्पना जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। काफी समय बाद उन्हें आपकी आवाज सुनने को मिल रही है। सबसे पहले तो जो बातें आप उस वक्त अपने श्रोताओं को नहीं बता पाए होंगे, वो मैं चाह रही हूँ कि आप अब जरूर बता दें। जरा संक्षिप्त में आप यही बता दें कि आप आकाशवाणी में आए कैसे। संक्षिप्त में ही कल्पना जी, मैं आकाशवाणी में सन 1970 में आया था, और जिस समय आया था मैं कॉपिस्ट की पोस्ट पे आया था। अच्छा। कॉपिस्ट उस जमाने में एक तरह से क्लरिकल पोस्ट हुआ करती थी, जो साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रहती थी जी। बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया।
तो मैंने एज ए कॉपिस्ट इसमें ज्वाइन किया था और मेरा मेन वर्क जो था वो टाइपिंग का और लेटर वगैरह लिखने का और लेटर टाइप करने का था। लेकिन मेरी शुरू से ही प्रसारण में बहुत ज्यादा रुचि रही, क्योंकि मैं आकाशवाणी को सुनता रहता था, तो मुझे लगता था कि मुझे भी आकाशवाणी पे बोलना चाहिए। और इसी का नतीजा हुआ कि धीरे धीरे जब आकाशवाणी ग्वालियर से ये अपना खेती और गृहस्थी कार्यक्रम जो कृषि लिए होता था, कृषक भाइयों के लिए होता था, उस कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मेरे को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया मेरे वरिष्ठ उस जमाने में हैरिसन वाल्टर जी हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया कि सत्यनारायण जी खाली कलर का जॉब से ही काम नहीं चलेगा, आप थोड़ा थोड़ा इसमें भी काम करो। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने उनसे बहुत सी बातें सीखी कि कैसे प्रसारण किया जाता है, कैसे क्या बोला जाता है, कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, कैसे, तो ये सारी बातें उनसे मैंने सीखी धीरे धीरे। और जब प्रसारण का नौबत आई कि भाई जब आकाशवाणी ग्वालियर से खेती गृहस्थी का प्रसारण शुरू हुआ जी, तो उसमें मैंने देवी भाई के नाम से पार्टिसिपेट करना शुरू किया। वाह 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 चलिए। और उसके बाद ये हुआ कि मैं अपना एक अनुभव भी सुनाना चाहूंगा। जरूर जरूर। कि मैं हमारे यहाँ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हम लोगों का एक ये प्रोग्राम भी रहता था कि हम किसी गांव में जाते थे और गांव की चौपाल पे बैठ के वहाँ कार्यक्रम रिकॉर्ड करते थे और उसको लाख लोगों को सुनाते थे। तो वहाँ का एक अनुभव था। मैं उस जमाने में बहुत दुबला पतला छोटा सा व्यक्ति रहा था, तो देख के वहाँ पर महिलाएं जो इकट्ठी बैठी थी उनमें कुछ जैसा कि आप जानते हैं चुलबुली भी होती है, तो उनमें से 2-3 महिलाएं बहुत चुलबुली थी, तो उन्होंने धीरे से एक बच्चे को भेजा और बोले देवी भाई को बुला लाओ। अच्छा। तो मैं जब गया तो उनके पास वो मेरे को एक अलग कमरे में ले गई। बोले हम सबके सामने आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, ये हम आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। मैंने आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो आप? तो बोले देवी भाई एक बात बताओ कि आपकी शादी हो गई? अच्छा। मैंने सुन के पहले ताज्जुब, आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या पता है? जो आप फैमिली प्लानिंग उस जमाने में फैमिली प्लानिंग का बड़ा जोर चला था। तो मैंने देखो भाई ऐसा है कि अगर आप ये सोचते हो कि मैंने शादी नहीं की तो मुझे फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता, ये आपका सोचना गलत है, क्योंकि मैंने शादी नहीं की लेकिन बारातें जरूर देखी। ये कहावत आपने सुनी होगी। और दूसरी बात ये कि मैं जो कुछ भी हम लोग प्रसारण करते हैं वो किताबों में पढ़ने के बाद, समझने के बाद, लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद करते हैं। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जो आप मुझे नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि महिलाओं की कुछ समस्या अंदरूनी ऐसी हैं जो वो मर्दों के सामने नहीं बताना चाहते, तो मैंने कहा आप एक पोस्ट कार्ड लिख के और हमारे आकाशवाणी में डाल दो, अपना नाम भले ही मत लिखना, हम उससे संबंधित जितनी भी शिकायत आपकी होगी वो किसी महिला डॉक्टर को बुला के उससे आपका वो करवा देंगे, शिकायत आपकी दूर करवा देंगे। ठीक बात। तो वो बड़ी खुश हुई। और इस तरह से ये पहला मेरा एक कहना चाहिए कि हास्यास्पद बात रही, लेकिन मैं उस बात को संभाल गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाली क्लरिकल जॉब ही नहीं किया, साथ में प्रसारण भी शुरू कर दिया। देव भाई के नाम से किया, रिकॉर्डिंग भी की, फिर म्यूजिक की रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। और सारी रिकॉर्डिंग पहले ये होता था कि आकाशवाणी ग्वालियर से टेप बना के हम लोग दे देते थे और वो ब्रॉडकास्ट होते थे। फिर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ, और जब लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ तो लाइव ब्रॉडकास्ट पे भी हमने लाइव देना प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये कार्यक्रम बढ़ते बढ़ता गया। ठीक है। उसके बाद जो ये सन 70 की बात है, सन 76 में मेरा प्रमोशन हुआ एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट। अच्छा अच्छा। उससे पहले मुझे चांस मिला था कि मैं ट्रांसलेशन एग्जीक्यूटिव बनूं और पोस्ट निकली थी, मैं अप्लाई भी कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोच के उसमें अप्लाई नहीं किया। मुझे मालूम था कि ट्रांसलेशन एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी कभी सवेरे की होती है, कभी दोपहर की होती है, कभी शाम की होती है। मैंने कहा ये बार मैंने कौन सी ड्यूटी पड़ेगी ये पता नहीं होता। तो इस चक्कर में फिर मैंने उस ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव की जॉब छोड़ के प्रोडक्शन असिस्टेंट की जॉब स्वीकार करना शुरू किया। उस जमाने में ये था कि 3 साल बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट से प्रोड्यूसर के रूप में आपको प्रमोट कर दिया जाता था।
अच्छा अच्छा। लेकिन किस्मत कुछ खराबी रही शुरू से। मैं 20वीं पोस्ट पे गया, वो पोस्ट धीरे धीरे खत्म होती चली गई। ऑफिस की पोस्ट भी खत्म हो गई थी, फिर प्रोडक्शन असिस्टेंट हुए तो प्रोड्यूसर की पोस्ट भी खत्म हो गई। तो इस तरह से मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट 76 से लेके और 94 तक रहा। अच्छा। इस बीच में मैंने अनाउंसर की ड्यूटी भी की, ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी भी की, क्योंकि मेरी एक सीखने की और इच्छा थी। प्रोडक्शन असिस्टेंट के बाद ड्रामे भी आपने काफी किए हैं? हाँ, ड्रामे भी किए हैं। प्रोडक्शन असिस्टेंट रहने के बाद मैंने ह्यूमन एवोल्यूशन सीरियल, मानव का विकास, जो सीरियल अपने आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट होता था, तो वो सीरियल भी मैंने किया है। उसके 35 एपिसोड शुरू के मैंने बनाए थे। अच्छा। जो सीरियल के 110 एपिसोड बने थे और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी भेजे गए थे। वहाँ पर भी मेरे को एक बहुत अच्छा अनुभव मेरे को देखने को मिला। वो ये कि हमारे कार्यक्रम, हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर थे रंगाचार्य जी, वो उस प्रोजेक्ट के हेड थे। अच्छा। दिल्ली की तरफ से। तो वह एनसीईआरटी की तरफ से ये मैंने कार्यक्रम रखा था। स्क्रिप्ट वो लोग भेजते थे और उसको ड्रामेटाइज हम लोग करते थे। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया गया था कि कैसे वो करना है। तो वहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही मैं पहुंचा तो रंगाचार्य जी ने मेरे को एकदम से गोदी में उठा लिया और बोले, मीट माय बॉस टी.एन. सक्सेना। ओहो, अच्छा। अब थोड़ा सा मेरे को भी वो लगा, लेकिन एक स्टेशन डायरेक्टर हो के मुझसे के छोटे व्यक्ति को गोदी में उठा ले और सबके सामने, जिसमें एनसीईआरटी के डायरेक्टर वगैरह भी बैठे थे, उनके सामने वो ये कहें कि मीट बाय बॉस टी.एन. सक्सेना, तो थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन बाद में फिर मैंने उनको समझा दिया और एक इंस्टांस ऐसा भी आया कि मेरे को ये प्रूव करना पड़ा कि हाँ, मैं आई एम बॉस। मतलब मायने में ब्रॉडकास्टर हमको बताया, वो आपने प्रूफ किया। हाँ, मैंने प्रूव किया उसको। उसके अलावा ग्वालियर से भी कई नाटक हुए जिसको मैं प्रोड्यूस भी किया और उसमें पार्टिसिपेट भी किया। म्यूजिकल फीचर भी बनाए और इसके साथ साथ मैंने सबसे बड़ा जो काम किया है, एक काम और अनुभव मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको अगर याद हो तो एक बार दिवाली पे की पड़वा के दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था जिसमें डायमंड रिंग बननी थी। हाँ, और ये याद है। हाँ। और ये भिंड में होना था ये कार्यक्रम। तो हम लोग रात में यहाँ से घर पे दिवाली की पूजा करके फिर रात को हम लोग गए भिंड, और भिंड में जाके सवेरे वो कार्यक्रम अटेंड किया। उस कार्यक्रम के लिए दिल्ली, ये कार्यक्रम जो था वो ऑल ओवर वर्ल्ड से ब्रॉडकास्ट हुआ था। वाह, अच्छा। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने जो प्लेनेटोरियम के हेड थे दिल्ली के, उनको इंचार्ज बना के भेजा था कि वो वहाँ जाके और अपना प्रसारण माने स्पेशलाइजेशन के रूप में वो बताएंगी कि क्या हुआ। अच्छा। तो वो अपनी टीम भी लेके गई थी और जिस समय सोलर एक्लिप्स पड़ रहा था उस टाइम पर वो अपनी टीम के साथ थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे दिल्ली ने लाइन पे दिया कि सक्सेना जी वो मैंने हम आपको ग्वालियर लिए चलते हैं और वो सोलर एक्लिप्स के बारे में बताएंगे, तो मैंने अपने पीएम को भेज के उनको फौरन बुलवाया। लेकिन इस बीच में जो टाइम था वो टाइम मैंने कहा कि अब जितनी देर में आएंगे उतना गैप अगर रेडियो पे जाएगा तो ब्लैंक जाएगा, बुरा लगेगा। तो मैंने ही बोलना शुरू कर दिया कि आकाशवाणी ग्वालियर से मैं देवेंद्र सक्सेना बोल रहा हूँ और इस तरह से सूर्य ग्रहण हुआ। ऐसे सूर्य एकदम उगा था, उगने के बाद डाउन हुआ और सोलर पूरा का पूरा ग्रहण बना और एक रिंग बिल्कुल बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंगूठी के अंदर किसी ने हीरा जोड़ा हो और उसको रिफ्लेक्शन आया। और तब तक वो जो लेडी थी वो भी आ गई। तो मैंने कहा इसके बारे में विशेष रूप से जो जानकारी देंगी वो हमारे फौरन देंगी और इनसे आप बात करिए। तो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया था। बहुत अच्छी। और आपसे मैं बात कर रहे हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है कि जब आप आते तो आप टाइम के बड़े पंक्चुअल थे और यही वजह थी कि जब चाहे वो 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हो, गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम हो या कोई भी वीआईपी जब ग्वालियर आते थे तो स्पेशली आप रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते थे, करके लाते थे। कल्पना जी, मैं वो भी इंचार्ज भी रहा। मैंने कार्यक्रम अधिकारी होने के बाद बहुत सारे सेक्शंस थे जो मैं देखे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने
जितने भी क्रिकेट कमेंट्रीज ग्वालियर से होती थी उसका ज्यादातर इंचार्ज में ही रहता था, मेरे को वहाँ रहना पड़ता था। तो ताकि आपसे हाँ। जी मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं बातें करती जाऊंगी तो आपके पास तो इतने अनुभव हैं कि हमारा ये प्रसारण का जो समय है कम पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा ये कोविड-19 का स्पेशल प्रोग्राम है, तो कोविड-19 को लेकर के आपको जरूर बताइए कि आजकल के समय में आप कुछ खास क्या कर रहे हैं। देखिए कल्पना जी, कोविड-19 के बारे में जहाँ तक सवाल है, मेरा जहाँ तक सोचना है वो ये है कि हम लोगों के दिमाग में एक डर बैठ चुका है और इस डर को कहीं ना कहीं हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने दिमाग से ये डर नहीं निकालेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात है, अगर आप घर के अंदर रहते हैं, मास्क लगा के जब घर से बाहर निकलते हैं तो हैंड सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं, उसके अलावा डिस्टेंस का वो ख्याल रखते हैं कि भाई किसी से हम टच नहीं कर पाए, 2 गज की दूरी रखें। ये सब बातें हैं, अगर इनका हम सावधानी रखें तो जरूर हमें फायदा हो सकता है। उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी गवर्नमेंट धीरे धीरे ये से रिस्ट्रिक्शंस हटाती जा रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे, मैं अपने दूसरे साथियों को भी सलाह देना चाहूंगा कि जहां तक पॉसिबल हो वो मेड सर्वेंट्स को अपने घर में न लाएं। हालांकि सोसाइटीज में और दूसरे लोगों ने उन्हें अलाउ कर दिया है, लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि वो जिस समय एडमिट होंगे घर में आएंगे उस टाइम तो वो अपना सर्टिफिकेट दे देंगे कि उन्हें कोविड पे नहीं है। हाँ। और उसके अलावा वो पुलिस वेरिफिकेशन भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन उनका घर वो किस परिस्थिति में रहते हैं ये आप देखने तो जाते नहीं। ठीक बात। और उसका नतीजा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं से वायरस लेके आती है और जब आपके घर में आती है तो फिर आपको सफर करना पड़ता है। बहुत। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोविड-19 के बारे में कि अपने दिमाग से ये डर निकाल दे कि भाई ये बहुत भयंकर बीमारी है और इससे परेशानी होगी। सावधानी जरूर बरतें और ख्याल रखें, घूमे फिरें, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। कल्पना जी, मैं 1 बातें और बताना चाहूंगा कि मैं बाद में कार्यक्रम अधिकारी हो गया था और कार्यक्रम अधिकारी होने के बाद मैंने सिर्फ आकाशवाणी के ही काम नहीं किए बल्कि दूसरी जगह भी मैंने काम किया। और मैंने केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में ऑनररी मेंबर के रूप में काम किया। जूनियर सर्विस सिलेक्शन मध्य प्रदेश का जो था उसमें ऑब्जर्वर के रूप में भी काम किया। तो इस तरह से मैंने ये एक्स्ट्रा काम भी अपने किए हैं। वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने इतना कुछ किया, हम आपसे आपके बहुत सारे ऐसे अनुभव जरूर बच गए होंगे जो कि हम आपके साथ शेयर कर पाते, लेकिन वक्त इतना ही है, इसलिए आज हम चाहेंगे कि हम फिर कभी आपसे जरूर जरूर करेंगे और आपके बाकी के अनुभवों को शेयर करेंगे, है ना। बहुत अच्छा। और चलिए, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से साथियों इस समय हमारे साथ थे हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त प्रसारण कर्मी श्री देवेंद्र नाथ सक्सेना जी। सक्सेना जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार कृपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चल रहा है हमारा पोषण आहार सप्ताह। पोषण आहार सप्ताह मनाने की वजह यही होती है कि हम इस बात को ध्यान में ला पाएँ कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार लेना ही लेना है। और इसलिए यानी कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी ऐसे पदार्थ हमें ज़रूर लेने चाहिए जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सामान्य रख सकें, बेहतर रख सकें। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।